हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मेकर ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। इस टॉपिक में गाइज हम बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरीके से इसमें दो चीज़ें आएंगी, फिएट मनी और बैंक मनी। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से एक 100 रुपीज़ का फिएट मनी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा इशू होता है वो किस तरीके से बैंक मनी के थ्रू कन्वर्ट होकर वो 1000 रुपीज़ तक भी आपका बन सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो M0 जो होती है वो क्या होती है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो गाइज चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए गाइज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, RBI मतलब गाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि गाइज जो पैसा मनी जो मार्केट में जनरेट होता है, मनी मार्केट में जो पहली बार भेजा जाता है वो पूरा काम कहाँ से होता है, RBI के थ्रू होता है। तो अब जैसे आप लोगों ने अगर कॉमर्स पढ़ा तो आपको पता होगा कि एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी। ठीक है गाइज, एसेट्स और लायबिलिटी हम देखते हैं। मतलब अब RBI के अगर अकाउंट्स की बात करें, मतलब अब RBI के अकाउंट्स खोल के यहाँ नहीं बैठ के हम पढ़ने वाले हैं, हम सिंपली ये देखेंगे। तो गाइज एसेट्स साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, गोल्ड आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, उसके बाद आपका फॉरेन करेंसी जो होती हैं वो आपकी आती हैं। और गाइज इसके साथ इस तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब हम किस में रखते हैं, एसेट्स के साइड में रखते हैं। और गाइज जो लोन्स हम देते हैं, मतलब RBI जो लोन्स देती है किसे, बैंक को, तो ये भी उसके एसेट्स में आता है। और साथ में गाइज अब सेम हम देखते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या क्या आता है गाइज, तो गाइज लायबिलिटी में क्या आता है, एक तो पब्लिक करेंसी ये लायबिलिटी में आती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट होते हैं RBI में वो आते हैं। उसके बाद जो बैंक का जो डिपॉजिट होता है ये भी आता है। अब यहाँ पे आप ये चीज देखिएगा कि ये जो पब्लिक का और गवर्नमेंट का, ठीक है, पब्लिक करेंसी और गवर्नमेंट डिपॉजिट, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, M0 कहते हैं। ठीक है गाइज, इसे M0 भी कहते हैं या फिर इसे हम रिजर्व मनी भी कहते हैं या फिर इसे ही हम हाई पावर मनी भी कहते हैं। यहां तक आई होप गाइज आपको समझ में आओगा। अब पब्लिक करेंसी क्या होती है, सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे कि कोई सी भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, तो गवर्नमेंट की स्कीम आती है, अब वो जब स्कीम जब चलेगा तो उसमें अब क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो कोई ऐसी स्कीम आती है गवर्नमेंट की जिसमें जैसे कि मनरेगा हो गया, तो इसमें लोगों को रोजगार मिलता है। तो लोगों को रोजगार मिलता है तो अब गवर्नमेंट को उन्हें पैसे भी देने पड़ते हैं, तो ये पैसे अब कहाँ से आएंगे, तो इसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ एसेट्स में जाएगा, इसके बदले में अब RBI की लायबिलिटी हो जाएगी कि वो पब्लिक करेंसी इशू करे और ये पैसा जब लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट हम आगे देखेंगे। बट ये पब्लिक करेंसी हो गई, जो अब लायबिलिटी होती है RBI की कि उसे देना है। गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स जो हैं ये भी लायबिलिटी होती है RBI की कि इसे भी उसे वापस करना है। और सेम उसी तरीके से बैंक की डिपॉजिट भी होती है। तो अब बैंक का जो डिपॉजिट होता है गाइस, अब आपको पता है कि बैंक अपना पैसा तो कोई पैदा करता नहीं है, ये किसका पैसा होता है, तो जो पब्लिक करेंसी आती है यही पब्लिक जब जाके बैंक में डिपॉजिट करती है तो फिर बैंक के पास पैसा होता है जो फर्दर वो RBI के पास जाके डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पे ये डबल काउंट ना हो, इसीलिए क्या था, तो पब्लिक करेंसी और गवर्नमेंट डिपॉजिट इन्हीं दोनों को मिला के ये मेन क्या होता है, मेन पैसा यही होता है। हाई पावर मनी इसी को कहते हैं, इसी को आप फिएट मनी भी कह सकते हैं, आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे। और यही रिजर्व मनी होता है। रिजर्व मनी क्या होता है गाइज,
जिसे रिजर्व में रखा जाता है, ये रिजर्व मनी हो गया और इसी का नाम होता है M0। ये आप नोट करिएगा कि M0 क्या होता है। तो आरबीआई के पास जितनी भी पब्लिक करेंसी प्लस गवर्नमेंट की जो डिपॉजिट होती है, उन दोनों का जो सम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, M0 कहते हैं। अब गाइज हम मनी मल्टीप्लायर जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में देखते हैं कि ये मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। यहाँ अब टॉपिक पे जाने से पहले आप एक चीज नोट करिएगा कि यहाँ ये चीज आपको पता चल गया कि लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, ये कोई स्कीम थी जिसमें आरबीआई पैसा इशू करती है और वही पैसा लोगों के पास पहुंचता है। तो अब जो मनी मल्टीप्लायर है हम उसका इफेक्ट यहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज मैंने आपको क्या बताया, सपोज कीजिए कि ये एक इंसान है, इसका नाम है ए। इसके पास क्या है गाइज, तो इसके पास है 100 रुपए। कितने रुपए हैं, 100 रुपए। अब गाइज यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जब इंसान के पास पैसा होता है, ठीक है गाइज, तो जब अब मान लीजिए इस ए के पास अगर 100 रुपए हैं तो क्या ये 100 रुपए जाके खर्च कर देगा, क्या ये 100 रुपए बचाएगा, अगर बचाएगा तो किस फॉर्म में बचाएगा, क्या ये इसका जाके एफडी करा देगा या इसे जाके कहीं इन्वेस्ट कर देगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देगा इस 100 रुपए की। नहीं गाइज, होता क्या है कि बेसिकली जो लोग होते हैं वो अपने पास कैश होल्ड करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। मतलब उनकी सैलरी का या जो भी उनकी इनकम होती है उसका कुछ प्रोपोर्शन वो कैश में रखना चाहते हैं, या फिर कई जगह तो ये भी होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पूरा का पूरा अपना जितनी भी उनकी इनकम होती है उसे कैश फॉर्म में ही रखना चाहते हैं। इसके पीछे कितने, तो 3 कारण होते हैं। अब वो 3 कारण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो गाइज पहला क्या होता है इसमें, ट्रांजैक्शनल मोटिव। तो ट्रांजैक्शनल मोटिव के वजह से भी लोग क्या करते हैं, तो अपनी इनकम को कैश के फॉर्म में होल्ड करके रखना चाहते हैं। अब ट्रांजैक्शनल मेथड मोटिव क्या होता है, तो ट्रांजैक्शनल मोटिव का मतलब हो गया कि सपोज कीजिए कि मुझे एट प्रेजेंट कुछ खरीदना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरी जो इनकम है वो कैश के फॉर्म में रहे। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है गाइस, तो कभी भी मान लीजिए कि कभी एक्सीडेंट होता है या कभी इमरजेंसी में कुछ प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स होते हैं हमारे, जैसे कि इमरजेंसी हो गया कि मान लीजिए किसी की तबियत खराब हो गई। अब तबियत खराब हो गई तो आप एफडी तोड़वा के तो उसका इलाज कराएंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास कैश में मनी होना चाहिए। तो अब प्रिकॉशनरी के अंदर भी एक आता है आप इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव परचेज का मतलब क्या हो गया गाइस, कि अचानक से किसी चीज का, जैसे मान लीजिए कि आज अगर मैं हूं, मेरी इनकम में कुछ, आज ही मेरा मन किया कि नहीं कुछ एक नया फ्रिज घर में ले आते, तो इम्पल्सिव तुरंत सडन आता है। और सडन मतलब कि अब सडनली अगर मुझे कोई चीज खरीदनी तो उसके लिए भी मेरे पास क्या होना चाहिए, कैश का होना जरूरी होता है। एंड गाइस जो थर्ड होता है हमारा वो होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। इसमें क्या होता है गाइस, तो स्पेकुलेटिव मोटिव में ये होता है कि अब मेरी इच्छा भी है, मेरे पास कैश भी है। अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि गोल्ड है, गोल्ड मुझे खरीदना है, मैंने देखा कि गोल्ड का रेट अभी इस लेवल पे है, तो मैंने सोचा और धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अब मेरी खरीदने की इच्छा भी है, मेरे पास कैश भी है, लेकिन मैंने कहा कि ये थोड़ा और कम होगा, यहाँ आएगा तो मैं खरीद लूंगा, यहाँ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो ये क्या हो गया, स्पेक्युलेटिव मोटिव हो गया मेरा, कि मेरे पास कैश होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि चीजों की रेट कम हो, उसे मैं खरीदूं, हायर रेट पे बेच दूं। तो आपको पता चल गया होगा बेसिकली कि जो कोई भी इंसान होता है, जितने भी आपके इकोनॉमी में लोग होते हैं, वो अपने पास कैश होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो वो कारण क्या थे, ट्रांजैक्शनल मोटिव की वजह से, ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव की वजह से और स्पेक्युलेटिव मोटिव की वजह से। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से क्या होता है, लोग कैश होल्ड में रखना चाहते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अब यहां पे आप कैश में होल्ड, मतलब कि आपकी जो होल्डिंग है वो कैश में है, ठीक है गाइस। तो अब यहां पे आपको पता है कि इन्फ्लेशन का रेट तो एक लिमिटेड, मतलब कि फिक्स नहीं होता, फिर भी एक रेट से इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती रहती है। अगर आपने इन द फॉर्म, मतलब कि इस पैसे को अगर आपने कैश के फॉर्म में रखा तो इसके नेक्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा, 100 ही रुपए आपके पास रहेंगे। बट यहां पे एक ऑप्शन देता है आपको, कौन देता है, बैंक देता है। वो क्या देते हैं, कासा, ठीक है। यहां पे क्या है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है गाइस। क्या होता है, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये जो होता है गाइस, इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, इस पे आपको जब मतलब किसी कस्टमर ने अगर अपने कासा अकाउंट में अगर कोई भी पैसा जमा किया है तो ये बैंक के लिए किस तरीके का डिपॉजिट होगा, डिमांड डिपॉजिट। मतलब अगर मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा है तो मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, कार्ड घुसाऊंगा और पैसे अपने निकाल लूंगा। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे गाइस जो हम बात करेंगे वो आपकी एफडी या आरडी इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और ये थोड़े दिन के मतलब निकल सकता है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर आप इसे एफडी या आरडी अपनी ब्रेक करते हैं और पैसे निकालते हैं तो आपको इस पे पेनल्टी देनी पड़ती है, या फिर वो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट भी ना दे। तो गाइज यहां पे आप दो चीज देखिए, ये चीज जो थी ये क्या थी, तो इसे कहते हैं करेंसी विद पब्लिक, ये करेंसी विद पब्लिक। और यहां पे गाइज क्या है, तो यहां पे आपने देखा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है गाइज, इन्हीं दोनों का जो सम होता है इसे कहते हैं हम M1। क्या कहते हैं हम, M1 डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम एज ए लायबिलिटी भी ट्रीट करते हैं। अब बैंक का मान लीजिए कि जैसे इनका अब आपका जो अकाउंट्स होगा उसमें इधर होगा इनका एसेट्स और इधर होगा लायबिलिटी। अब सपोज कीजिए कि इस इंसान ने फर्दर, अब यहां पे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि अब यहां पे लोगों के पास क्या था, इसके पास ये ऑप्शन था ये कैश में रखे तो नेक्स्ट ईयर तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अब सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसके पास कि ये आके अगर बैंक में जमा कर दे तो इसे इसके सेविंग अकाउंट पे 4 to 6% मान लेते हैं हम, इतने का इंटरेस्ट इसे मिलता है, मतलब इसे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अब फायदे के साथ साथ ये चूंकि एक डिमांड डिपॉजिट है तो ये कैश में होल्ड करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे जब चाहिए होगा तब ये पैसे निकाल सकता है। तो इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। ये कितना, इसकी लिक्विडिटी कितनी है, तो जितनी कैश की होती है उतनी है। हाँ, लेकिन अगर ये एफडी और आरडी में होता तो इसकी लिक्विडिटी इतनी नहीं होती जितनी इसकी या इसकी होती। तो ठीक है गाइज, मैंने मान लिया कि इस इंसान ने क्या किया, बैंक में जाके अपना पैसा जमा कर दिया, ठीक है, अपने सेविंग अकाउंट में जाके जमा किया। तो अब बैंक की लायबिलिटी कितने रुपए की हो गई, 100 रुपए की हो गई। मतलब कि ये डिमांड है, ये जब भी ये इंसान आके 100 रुपए की डिमांड करेगा तो बैंक को देना पड़ेगा। और एसेट्स बैंक के पास कितना है, ये भी 100 रुपए है, ठीक है गाइज। अब आप याद कीजिए CRR और SLR जो आपके रिजर्व रेशियोज थे। सपोज करते हैं हम कि बैंक को 10%, कितना, 10% रिजर्व में रखना है। मतलब अब इस 100 में बैंक क्या करेगी, तो बैंक को इस दो पार्ट में, मतलब ये 10 और ये 90, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 10 यहाँ पे सेविंग में रहेगा और ये 90 आगे किस में जाएगा, लोन में चला जाएगा। ये किस में, बैंक के CRR कोटा में ये पैसा रहेगा और ये चला जाएगा लोन में। अब चूंकि गाइज एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड बराबर है तो देख लीजिए आप 100 और इधर भी 100। तो जो M1 था वो क्या था, तो M1 जो था, अब यहां पे ये चीज जब हो जाएगी तो अब यहां देखिए आपकी पब्लिक करेंसी, जो पब्लिक के पास जो करेंसी है वो कितनी हो गई, तो 0। अब इसके पास तो पैसे नहीं है, अब क्या है, इसके पास बैंक में आ गए इसके पैसे। तो यही मैं कह रहा था। अब आप देखिए कि डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कितना है, तो डिमांड मतलब लायबिलिटी के सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कितना है, 100 रुपए, 100 प्लस अब करेंसी विद पब्लिक कितना है, 0 इज इक्वल्स टू M1। मतलब M1 कितना है आपका, तो 100 रुपए है। और गाइज यही M1 क्या होता है, तो इसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब मनी सप्लाई यहीं से शुरू होती है। अब हम यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये 90 रुपए ये हमने माना था A, इसे मान लेते हैं हम B। लोन में किसने ले लिया, B ने ले लिया। B ने लोन में लिया और B गया कहां पे, तो एक शॉप पे गया। शॉप पे जाने के बाद जो किसकी शॉप थी, तो C की शॉप थी। C के शॉप से कुछ परचेज करता है, ठीक है गाइज। C फिर फर्दर एक दूसरे बैंक में आता है, बैंक 2 मान लेते हैं इसे और इसे मान लेते हैं हम बैंक 1। तो बैंक 2 में जाते हैं जहां पे इसका अकाउंट था, इसने क्या किया, वहां पे 90 रुपए अपने जमा कर दिए। तो सेम एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो इसने क्या किया, 90 रुपए जमा किए।
अब 90 रुपए इसके एसेट्स में भी आ गए, तो 90 में फिर से 10% गाइज ये हो जाएगा, तो 9 रुपए इसने रखा है यहाँ पे और 81 रुपए अब ये लोन में चलाएगा। ठीक है गाइज। अब आप यहाँ देखिए, अब बैंक की टोटल लायबिलिटी कितनी होती है 100 और यहाँ पे 10, 90 रुपए। पब्लिक के पास कितना है, यहाँ पे भी 0, और चूंकि सी ने भी क्या किया, यहाँ अपना पैसा जमा करेगा तो यहाँ पे भी 0। मतलब अब जो आपकी जो M1 हो गई मनी सप्लाई वो कितनी हो गई, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे प्लस 90, मतलब कितना हो गया 190 रुपए। ठीक है गाइज, कितना हो गया 190 रुपए हो गया। अब गाइज ये जो 90 रुपए अब आप इनिशियली देखिए जो पैसे थे रियल मनी थी वो कितनी थी 100 रुपए, यहाँ पे टोटल मनी कितनी हो गई 190 हो गई। अब ये 90 रुपए कहां से आया, तो ये समझिए आप कि ये जो 100 रुपए थे ये 100 रुपए थे फिएट मनी, और ये जो 90 रुपए एक्स्ट्रा हुए ये क्या हो गया बैंक मनी हो गया। अब ये जब 81 रुपए लोन में जाएगा, फिर से आगे एक ट्रांजेक्शन होगी, फिर आपका एसेट्स के साइड में कुछ पैसा आपका रिजर्व में रखा जाएगा, फिर लोन चलेगा, ऐसे ही चलते चलते क्या हो जाएगा 10 टाइम्स तक। मान लीजिए कि 10% के हिसाब से 10 टाइम्स तक जाता है। तो अंत में आपको क्या देखने को मिलता है कि 100 रुपए के सामने, मतलब 100 रुपए की जो आपकी करेंसी है, मेजर करेंसी जो है, ये सामने कितना पैसा जनरेट हो जाता है इससे, तो 100। तो ये जो 100 रुपए है इसी को हम क्या कहते हैं रिजर्व मनी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम रिजर्व मनी कहते हैं। और ये जो 1000 हो गया ये हो गया हमारा बैंक मनी। ठीक है गाइस। अब ये रिजर्व मनी का मतलब क्या हो गया, अब इसी तरीके से जब चलता रहेगा ना गाइस, तो ये जो आपने रिजर्व में रखा है इसे अगर आप जब कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो आगे जाके इधर क्या हो जाएगा 100 पूरा हो जाएगा, और इस सेक्शन को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000। मतलब इधर जब 100 होगा किसमें रिजर्व में, रिजर्व में जब 100 जाएगा तो टोटल जो लायबिलिटी का सेक्शन है वो कितना हो जाएगा 1000। तो ये जो 1000 ही हमारा बैंक मनी और इसे हम कहते हैं रिजर्व मनी। अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है गाइस, तो अभी हमने क्या देखा था कि 100 रुपए का जो रिजर्व मनी होता है वो अपने सामने 1000 रुपीज का बैंक मनी क्रिएट कर देता है। क्या करता है 1000 रुपए का बैंक मनी क्रिएट कर देता है। और साथ में ही हमने M0 देख लिया है और M1 देख लिया है, ये दोनों हमने देख लिया है। M1 क्या था, तो M0 क्या था, तो M0 क्या होता है जो पब्लिक करेंसी होती है आरबीआई के पास उसे, और साथ में जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट होते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं दैट इज M0। व्हाट इज M1, तो M1 क्या होता है जो आपकी बैंक के पास जो डिपॉजिट होते हैं, कि अब उसे आप लायबिलिटी भी कह सकते हैं। उस डिपॉजिट के साथ साथ उसमें और क्या ऐड करना है, तो मनी विद पब्लिक या फिर करेंसी विद पब्लिक, उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है M1 हमारा। यहां पे अभी हमने क्या देखा था कि 100 रुपीज का जो फिएट मनी होता है मार्केट में, या फिर जो 100 रुपीज का जब रिजर्व तैयार हो जाता है तो उसके सामने बैंक मनी कितनी जनरेट हो जाती है, तो 1000। लेकिन रेट क्या था वहां पे 10% था। मतलब कि 10% अगर हमें CRR में, रिजर्व की बात हो रही है, 10% का अगर रिजर्व रखना हो, ठीक है, तो ये अब यहां आप देख सकते हैं कि ये कितना गुना बढ़ गया। मतलब 100 रुपए का जो है आपका रिजर्व मनी वो अपने सामने कितना गुना ज्यादा बैंक मनी क्रिएट कर सकता है, तो देखिए 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स। तो अब यही है कि 10% का अगर रिजर्व हो तो वो अपने सामने 1/R, मतलब ये R है, 1/R गुना ज्यादा पैसा जनरेट कर सकता है। तो 1/R गुना मतलब देखिए ये इतना है, तो 10% मतलब अब ये परसेंटेज के टर्म में तो 100 ऊपर, R मतलब 10 था नीचे, तो ये देखिए 10 गुना। अब सपोज कीजिए इंडिया में तो अभी क्या है CRR 4% है, तो 4% मतलब R बराबर कितना हो गया 4%, तो ये कितना गुना ज्यादा कर देगा, तो 100/4 मतलब 25 टाइम्स मोर। मतलब कि जितना भी आपका मार्केट में जो भी हमें रिजर्व मनी दिखता है, जितना बैंक में रिजर्व है उससे 25 गुना ज्यादा बैंक मनी मार्केट में घूम रहा होता है। तो अब गाइस आप सोच सकते हैं कि जब
रियल में तो 100 रुपए ही था, तो ये 25 गुना या फिर यहाँ पे 10 गुना ज्यादा कैसे हो गया, ये कैसे? तो इसकी कोई क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस होती? नहीं गाइज, आज आप देख सकते हैं आपके पास प्लास्टिक मनी हो गया है, आपके पास चेकबुक हो गए हैं, आपके पास सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं, LIC के पेपर्स हो गए, बैंक में जो आप FD RD कराते हैं वो पैसे हो गए, तो वो सारे डिपॉजिट्स होते हैं, वो सारे फिएट मनी होते हैं, या आप उसे रिजर्व मनी भी कह सकते हैं। तो वही रिजर्व मनी होते हैं, वही पैसे फिर फर्दर आगे मार्केट में इसी तरीके से मूव करते रहते हैं। तो अब इनिशियली तो आपको उस पैसे की जरूरत होने वाली है नहीं। तो अब यही चीजें क्या होती है, वो जो पेपर करेंसी आप देखते हैं, तो यही सारी चीजें मिल के क्या करती हैं, यही 10 टाइम्स और यहाँ पे 25 टाइम्स पैसा ज्यादा जनरेट कर देती हैं। तो गाइस, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि CRR और SLR को कंट्रोल करके या इसे इंक्रीज करके मार्केट में कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से डील किया जाता है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जब रिजर्व का जैसे ही रेट बढ़ेगा तो मनी की जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर असर दिखेगा, तो मार्केट में बैंक मनी कम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको ये मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी तक जो हमने देखा था वो क्या देखा था, M0 देख लिया था, M1 देख लिया था। अब हम बात कर लेते हैं M2, M3 और M4 की। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। अब गाइज देखते हैं, अब मान लीजिए कि जो बैंक में आपका डिमांड डिपॉजिट है या फिर करेंसी विद पब्लिक, उसे हम क्या कहते हैं, M1 प्लस। अगर इसमें टाइम डिपॉजिट को भी ऐड कर दें, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो विद, अब टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट मतलब गाइस जो आपका FD या RD होता है, M1 में अगर इसे ऐड कर दे तो ये क्या बन जाता है, M3 बन जाता है। ठीक है गाइस, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, M3, तो आपका M3 भी हो गया। अब गाइज अगर आप जो आपका M1 था, तो M1 आपको पता है क्या होता है, ठीक है, प्लस अब देखिए, अब आपको पता है कि हम जो आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो सिर्फ बैंक में ही नहीं, वो आपका पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस के किसकी बात कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, अगर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को M1 में ऐड कर दे, मतलब जो बैंक से उसके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट तो इसमें ऐड होंगे ही, साथ में पोस्ट ऑफिस के अगर सेविंग अकाउंट जो है ऐड कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं, M2। ये क्या हो जाता है, हमारा M2 हो जाता है। तो आपका M2 भी कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं क्या था यहाँ पे, M3 में क्या था आपका, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स इज इक्वल टू M3 एंड M2 क्या होता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है उसे अगर ऐड कर दें हम, तो क्या हो जाता है, वो M2 हो जाता है। अब हम देख लेते हैं M4 क्या होता है। तो इसमें गाइस क्या होता है, M3। तो M3 की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि क्या बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। इसके साथ साथ अगर मैं इसमें पोस्ट ऑफिस के भी टाइम डिपॉजिट को ऐड कर दूं, TD टाइम डिपॉजिट्स को ऐड कर दूं, तो वो किसके बराबर हो जाता है, M4 के बराबर हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये M0, M1, M2, M3, M4 ये समझ में आया हो गया। आपको मनी मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ये मनी मल्टीप्लायर होता है, वो किस तरीके से मार्केट में काम करता है ये समझ में आ गया होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि जो कैश रिजर्व रेशियोज होते हैं या जो रिजर्व में पैसा रखा जाता है, तो जितना परसेंटेज हम रिजर्व में रखते हैं वो किस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर में मदद करता है, ये आपको समझ में आया होगा। अपने इस वीडियो को देखने के बाद ये भी समझ लिया होगा कि जो CRR SLR होते हैं इसके रेट्स किस तरीके से इन्फ्लेशन या डिस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। गाइज मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड और भी वीडियोज मैंने बना रखी हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। आप इन्फ्लेशन के बारे में अगर और पढ़ना चाहे तो उसका भी एक प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। गाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। और गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड गाइज आपको इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने हो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।